हेलो एंड वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। आज की क्लास में हम लोग जो है टाइप्स ऑफ फंक्शन से जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस जो है टाइप्स ऑफ फंक्शन से आया है और किस टाइप का क्वेश्चंस जो है आया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है वो 2019 में 9 अप्रैल जो फर्स्ट पेपर हुआ था उसमें आया था। क्वेश्चन था इफ द फंक्शन एफ आर -1, to a defined by fx equal to x square divided by 1 minus x square is surjective, then a is equal to। ठीक है, ये जो फंक्शन यहाँ पे दे रखा है ये है रियल नंबर एक्सेप्ट 1 एंड -1। सारे रियल नंबर के लिए इसकी डोमेन में होंगी, सिर्फ और सिर्फ 1 और -1 नहीं होगा। फंक्शन का डोमेन ये है और इसका जो को डोमेन है वो कैपिटल ए दे रखा है। तो अगर ये फंक्शन जो fx से लिखा गया है ये सर्जेक्टिव है तो हमें a की वैल्यू बतानी है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन r -1, बी ऑप्शन दे रखा है क्लोज्ड ब्रैकेट 0 टू इनफाइनाइट, एंड सी ऑप्शन है r माइनस इंक्लूडिंग -1 टू 0, एंड डी ऑप्शन है r -1 टू 0 ओपन ब्रैकेट। ठीक है, ओपन इंटरवल। ओके, ये जो है ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और हमें पूछा गया था कि a का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्या किया, सबसे पहले जो है फंक्शन लिखा हुआ है एफ आर -1 + 1 टू ए, तो हमने सबसे पहले फंक्शन लिख लिया। यहाँ पे हमें डोमेन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि डोमेन सारे रियल नंबर है, सिर्फ और सिर्फ 1 और -1 नहीं लेना है, बाकी सारे रियल नंबर्स इसकी डोमेन में है फंक्शन की। और इसका को डोमेन जो है ए से डिफाइन किया गया है, ए की वैल्यू ही हमें बतानी है, ए क्या होगा। तो हमें पता है कि अगर कोई फंक्शन सर्जेक्टिव होता है तो सर्जेक्टिव फंक्शन का रेंज और को डोमेन आपस में बराबर होता है। यानी कि अगर हमें ए बताना है तो हम इस फंक्शन का अगर रेंज बता दें तो ये ए ही कोडोमेन जो है उसके रेंज के बराबर ही होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम fx का किसी तरीके से रेंज निकाल ले जाते हैं तो वही उसका कोडोमेन हो जाएगा और वही ए की वैल्यू हो जाएगी, वही आंसर हो जाएगा। तो किसी भी फंक्शन का रेंज निकालना हमें आसानी से आता है। रेंज कैसे निकालते हैं, fx की जगह पे y लिख लेते हैं और x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका रेंज निकालते हैं इस फंक्शन का। तो हम सबसे पहले रेंज कैलकुलेशन करने के लिए fx की जगह पे y लिख लेंगे, y इक्वल टू हो जाएगा x² डिवाइडेड बाई 1 माइनस x²। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे x इन टर्म्स ऑफ y, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा y इंटू 1 माइनस x² इक्वल टू x², और इसको जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मिल जाएगा y माइनस वाई x² इक्वल टू x²। थर्ड नेक्स्ट स्टेप में जो है आ जाएगा x² इंटू x² को y के टर्म्स में निकालना है, इसलिए हमने x² को इधर भेज दिया और x² कॉमन कर लिया। यहाँ से जब हम x² की वैल्यू निकालेंगे तो x² की वैल्यू आ जाएगी y डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई। अब यहाँ से देखो x जो है y के टर्म्स में लिख सकते हैं, यहाँ से तो x की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ y डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई। किसी भी फंक्शन का जब हम रेंज कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले fx की जगह पे y लिखते हैं और उस फंक्शन से x की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ y, और y के टर्म्स में जो भी फंक्शन बनता है, यहाँ पे ये फंक्शन y के टर्म्स में बना है, उस फंक्शन की डोमेन लिखते हैं, क्योंकि डोमेन निकालना आसान होता है। तो इस फंक्शन की डोमेन लिखेंगे और इस फंक्शन की जो डोमेन होगी वही क्या हो जाएगी, fx की क्या हो जाएगी, रेंज। ठीक है, तो इस फंक्शन की डोमेन क्या क्या हो सकता है, y की वो सारी वैल्यूज ले सकते हैं जिन y अपॉन 1 प्लस वाई की वो सारी वैल्यूज ले सकते हैं जिनके लिए ये जो स्क्वायर रूट के अंदर क्वांटिटी है या स्क्वायर रूट का पूरा क्वांटिटी है ये इमेजिनरी या फिर इनफाइनाइट ना हो। तो ये जो स्क्वायर रूट के अंदर क्वांटिटी है ये पूरा फंक्शन जो है x की वैल्यू जो है इनफाइनाइट और इमेजिनरी कब नहीं होगी, जब y अपॉन 1 प्लस वाई जो है क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। यानी y अपॉन 1 प्लस वाई की जब भी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी वो सारी वैल्यूज जो है इसकी डोमेन में आएंगी। तो इनइक्वालिटी, ये सिंपल सा इनइक्वालिटी बना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने वेवी कर्व मेथड का यूज किया है। वेवी कर्व मेथड में क्या किया, इसके रूट्स क्या आ जाएंगे, एक ऊपर 0 है, एक 0 हो जाएगा, एक -1 हो जाएगा। तो मैंने -1 और 0 यहाँ पे नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया और फिर राइट साइड से ऐसे वेव बना लिया, राइट साइड से वेव बना लिया और जो पॉइंट्स इसके रूट्स में है उनको उनसे पास होते हुए अब क्या करेंगे, राइट साइड से प्लस माइनस दे देंगे, अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस दे दिया।
अब देखो, अब इनइक्वालिटी क्या है? इनइक्वालिटी है अपनी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी जो भी ये नंबर होंगे वो पॉजिटिव लेने हैं और जीरो भी लेने हैं। तो जीरो पे फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, लेकिन अगर हम y की वैल्यू -1 ले लेंगे तो ये आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई जीरो, दैट इज इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब -1 को इंक्लूड नहीं करना है। पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है और जीरो भी ले सकते हैं, तो जीरो जीरो पे जीरो मिल रहा है तो इसको क्लोज्ड इंटरवल में लेंगे, और इसके बड़ी, इससे सारी बड़ी वैल्यूज के लिए प्लस साइन आएगा ना, प्लस है तो इससे सारी बड़ी वैल्यूज ले लेंगे। और -1 से छोटी, -1 को इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे ओपन सर्कल बनाया है। और इसके इससे जो है बड़ी, इससे छोटी वैल्यूज के लिए प्लस होने वाला है वैल्यू जो है फंक्शन की, y/1 + y की वैल्यू पॉजिटिव होने वाली है, तो इससे छोटी वैल्यूज और जीरो से बड़ी वैल्यूज, यानी कि इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो होगा -इनफाइनाइट से -1 यूनियन जीरो से इनफाइनाइट, और जीरो को इंक्लूड करना है तो जीरो पे क्लोज्ड इंटरवल बनेगा, यहाँ पे जीरो पे क्लोज्ड और इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन ही बनता है, तो यहाँ पे इनफाइनाइट ब्रैकेट बनेगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा, डोमेन हो जाएगा अपना इस फंक्शन की डोमेन हो जाएगी -इनफाइनाइट टू -1 यूनियन जीरो टू इनफाइनाइट, यानी कि हमारा जो इनिशियल फंक्शन था fx, उसका डोमेन हो जाएगा, सॉरी उसका रेंज हो जाएगा -इनफाइनाइट टू -1 यूनियन जीरो टू इनफाइनाइट। इसी आंसर को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट लिख सकते हैं, और जो भी बीच की वैल्यूज नहीं लेनी है उनको हटा देंगे, तो हम लिख देंगे -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट को r लिख सकते हैं, तो r माइनस क्या वैल्यूज नहीं ले सकते हैं, -1 से जीरो के बीच की वैल्यू नहीं लेनी है, तो -1 से स्टार्ट करके जीरो के पहले तक की वैल्यूज नहीं लेंगे, तो ये वैल्यूज हटा देंगे। तो हमारा ये इस आंसर को जो है हम ऐसे लिख सकते हैं, r माइनस क्लोज्ड इंटरवल -1 टू सेमी क्लोज्ड इंटरवल -1 टू जीरो। ठीक है, जीरो पे ओपन और -1 को लेना है तो -1 पे क्लोज्ड, तो यही आंसर हो जाएगा, और ये सी ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है 2019 में पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 2019 मेंस में पूछा गया, 11 जनवरी का सेकंड जो पेपर था उसमें पूछा गया है। क्वेश्चन 2 है, लेट अ फंक्शन f 0 टू इनफाइनाइट टू 0 टू इनफाइनाइट बी डिफाइंड बाय fx इक्वल टू मॉड ऑफ 1 - 1 अपॉन x, देन f इज। ठीक है, एक फंक्शन है जो कि 0 टू इनफाइनाइट डोमेन के लिए, को डोमेन उसकी 0 टू इनफाइनाइट है, डिफाइन किया गया है, fx की वैल्यू है मॉड ऑफ 1 - 1 अपॉन x। तब हमें बताना है कि f कैसा फंक्शन होगा, इंजेक्टिव होगा, सरजेक्टिव होगा, दोनों नहीं होगा, या फिर इंजेक्टिव होगा, सरजेक्टिव नहीं होगा। चार ऑप्शन दिए हैं, तो हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। f की एक्चुअली हमें चेक करना है किस टाइप का फंक्शन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने लिख लिया फंक्शन की डोमेन और कोडोमेन, उसके बाद हमने फंक्शन की वैल्यू लिख लिया, fx इक्वल टू मॉड ऑफ 1 अपॉन x। अब देखो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो x, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, मॉड ऑफ x - 1 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ x, और x की क्योंकि वैल्यू क्वेश्चन में ही दे रखा है, जीरो से इनफाइनाइट डोमेन लेना है, यानी जीरो से बड़ी यानी पॉजिटिव नंबर लेने हैं, तो अगर x पॉजिटिव है तो मॉड ऑफ x हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो मॉड हट जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ x - 1 डिवाइडेड बाई x फॉर x ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि डोमेन हमारा जीरो से इनफाइनाइट यानी पॉजिटिव नंबर्स के लिए है। ठीक है, तो ये इस तरीके से fx को लिख सकते हैं, और अभी भी मॉड लगा है, और अगर हम मॉड हटाना चाहते हैं तो मॉड हटाने के लिए हमें कंडीशन देखनी होती है कि कब ये ऊपर वाली जिसमें मॉड लगा है वो पॉजिटिव होगा और कब निगेटिव होगा। तो अगर हमें पॉजिटिव लेना है तो x को 1 से बड़ा लेना होगा, क्योंकि x अगर 1 से बड़ा होगा तभी मॉड के अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव होगा और वो प्लस साइन के साथ खुलेगा, और अगर हम अंदर की क्वांटिटी निगेटिव हुई तो ये माइनस साइन के साथ खुलेगा, तो मॉड। ठीक है, तो x - 1 निगेटिव कब होगा, जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी, 0 से बड़ी और 1 से छोटी होगी, तो ये निगेटिव हो जाएगा, तो ये माइनस साइन के साथ खुलेगा। ठीक है, तो 0 से 1 के लिए ये जो है नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, और 1 से बड़ी वैल्यूज के लिए प्लस साइन के साथ खुलेगा। तो fx दो इंटरवल में डिफाइन हो गया, दो पार्ट्स में डिफाइन हो गया, -x - 1 डिवाइडेड बाई x और x - 1 डिवाइडेड बाई x। ये है 0 से 1 के लिए, और ये है 0 से 1 से बड़ी वैल्यूज के लिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को इंजेक्टिव और सरजेक्टिव चेक करना है, तो मैंने थ्योरी वाले नोट्स में ऑलरेडी बता रखा है कि किसी भी क्वेश्चन को अगर इंजेक्टिव और सरजेक्टिव चेक करना होता है तो सबसे जल्दी और सबसे शॉर्ट जो मेथड होता है वो होता है ग्राफ से सॉल्व करने का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर हम इसका ग्राफ बना लेते हैं fx का, तो बहुत आसानी से इसका आंसर आ सकता है। तो देखो, ग्राफ दो पार्ट में बनेगा, पहला ग्राफ बनेगा 0 से 1 के लिए और दूसरा ग्राफ बनेगा 1 से बड़ी वैल्यूज के लिए। ठीक है, दो पार्ट में ग्राफ बनेगा।
तो पहले वाले ग्राफ को देखते हैं क्या 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 बनेगा। तो 0 से 1 के लिए ग्राफ की वैल्यूज है, ग्राफ को इस -x-1, 0 से 1 के लिए हम fx को लिख सकते हैं 1/x-1। इसको सॉल्व करके देखो ये आ जाएगा 1/x-1, यानी 0 से 1 के लिए अपना फंक्शन ये है। x की वैल्यूज बढ़ाओगे, अगर x की वैल्यू बढ़ाओगे तो 1/x घटेगा, यानी ओवरऑल ये क्या होगा, fx डिक्रीज करेगा। ठीक है, x इक्वल टू 0 लोगे तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा fx की वैल्यू, यानी ग्राफ जो है इनफाइनाइट से शुरू होगा और x इक्वल टू 1 पे 0 हो जाएगा, तो ये ऐसे घटते जाएगा, डिक्रीजिंग ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो हमने 0 से 1 के लिए ग्राफ को प्लॉट कर लिया और ग्राफ है 0 से 1 के लिए ऐसे डिक्रीजिंग ग्राफ बन गया, 1 पे जाके 0 हो गया वैल्यू। अब 1 से बड़ी वैल्यूज के लिए देखते हैं क्या ग्राफ बनेगा। तो अगर हम x ग्रेटर देन 1 लेंगे, 1 से बड़ी वैल्यूज लेंगे, तो x-1 डिवाइडेड बाई x की वैल्यू आ जाएगी 1-1/x। और अब अगर इस केस में x को बढ़ाओगे, x की वैल्यू बढ़ाओगे तो 1/x क्या होगा, घटेगा, और 1/x घटेगा, ओवरऑल 1-1/x क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो fx जो है 1/1 - x अगर बढ़ाओगे, x की वैल्यू बढ़ाओगे तो इसका ग्राफ इंक्रीजिंग बनेगा, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, fx इक्वल टू 1-1/x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जब x की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा तो 1/x जो है 0 हो जाएगा, और 1 - 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, यानी कि fx की जो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है वो 1। तो ये ग्राफ इनफाइनाइट पे 1 जाके मिलेगा। ठीक है, 1 पे मिलेगा, तो ये यहाँ पे टच करते हुए दिखाया गया है, लेकिन टच कहाँ पे करेगा, जाके इनफाइनाइट पे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे y इक्वल टू 1 की लाइन खींच दी है, तो ये ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा। अब ये पूरा ग्राफ बन गया, पहले हमने 0 से 1 के लिए बना लिया, फिर 1 से इनफाइनाइट के लिए बना लिया, क्योंकि हमारा फंक्शन दो पार्ट में दिया हुआ है, 0 से 1 के लिए और 1 से बड़ी वैल्यूज के लिए। अब इसको देखते हैं 1-1 और सरजेक्टिव में कि वो 1-1 है कि नहीं है, सरजेक्टिव है कि नहीं है। 1-1 होने के लिए अगर x की अलग अलग वैल्यूज ली जा रही हैं, डिफरेंट वैल्यूज ली जा रही हैं, तो y की भी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट वैल्यूज मिलनी चाहिए, तभी 1-1 होगा। अगर x की डिफरेंट वैल्यू पे y की सेम वैल्यू आ गई तो ग्राफ 1-1 नहीं होगा या फंक्शन 1-1 नहीं होगा। फॉर दिस पर्टिकुलर ग्राफ, अगर इस ग्राफ को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो है x की दो डिफरेंट वैल्यूज पे y की सेम वैल्यू मिल रही है। मान लीजिए कि मैं x की कुछ ये वैल्यू ले रहा हूं और x की कुछ ये वैल्यू ले रहा हूं, दोनों डिफरेंट x लिए, लेकिन जो y मिल रहा है सेम लेवल का y मिल रहा है, y की वैल्यू दोनों पे क्या हो जाएगी, ये कुछ ऐसी आएगी, यहाँ पे सेम लेवल मिलेगा y का। दो डिफरेंट x के लिए इस ग्राफ से y की सेम वैल्यू मिल रही है, यानी कि ए डोमेन तो डिफरेंट है लेकिन रेंज जो है सेम मिल रहा है, सेम ही पॉइंट से जाके इमेजेस बना रहे हैं, दो डिफरेंट x सेम इमेज बना रहे हैं, इसलिए ये ग्राफ क्या हो जाएगा, ये जो फंक्शन है ये हो जाएगा मैनी 1-1 नहीं होगा, तो इसको 1-1 नहीं है, ये मिल गया। अब दूसरा, इसी ग्राफ से ध्यान से देखते हैं क्या इसका पूरा जो कोडोमेन दिया हुआ है 0 से इनफाइनाइट, क्या ये पूरा कोडोमेन कवर हो रहा है, क्या इसका रेंज जो है इस ग्राफ का, इसका जो रेंज है उसका कोडोमेन के बराबर है। तो इस ग्राफ का अगर ध्यान से देखोगे इसका रेंज इनफाइनाइट से होके 0 तक आ रहा है और फिर 0 से 1 गया, यानी कि ओवरऑल 0 से इनफाइनाइट के बीच की सारी वैल्यूज देगा ये ग्राफ। ठीक है, यानी कि इस ग्राफ या इस फंक्शन के लिए जो रेंज होगा वो 0 से इनफाइनाइट होगा। अब देखो अगर इसको ध्यान से देखोगे तो 0 से इनफाइनाइट जो अपना कोडोमेन दे रखा है 0 से इनफाइनाइट दे रखा है और ओपन इंटरवल बनाया है यहाँ पे। ठीक है, और वो स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं तो वो जो है क्लोज्ड ब्रैकेट होता है और उसका मतलब होता है 0 को इंक्लूड करना है, लेकिन इसमें बोला जा रहा है कि 0 से इनफाइनाइट ओपन इंटरवल में दे रखा है, 0 को इंक्लूड नहीं करना है। लेकिन रेंज को ध्यान से देखो, रेंज में 1 आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू 0 मिल रही है। ठीक है, यानी रेंज जो होगी इस फंक्शन के लिए वो क्लोज्ड इंटरवल 0 से स्टार्ट होगी और इनफाइनाइट तक जाएगी। ठीक है, इनफाइनाइट तक जाएगी। तो इस फंक्शन का जो रेंज है वो है क्लोज्ड इंटरवल 0 से इनफाइनाइट, 0 पे क्लोज्ड और इनफाइनाइट पे ओपन। ठीक है, लेकिन इसका जो है कोडोमेन दे रखा है वो है ओपन इंटरवल 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज डिफरेंट है, कोडोमेन में 0 को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है लेकिन रेंज में 0 आ रहा है, तो कोडोमेन और जो है रेंज इसकी इक्वल नहीं होंगी, और अगर कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है तो फंक्शन ऑन टू या सर्जेक्टिव नहीं होगा। तो ये जो फंक्शन है वो ना ही सर्जेक्टिव होगा ना ही इंजेक्टिव होगा, दैट मीन्स डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नीदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2019 में पूछा गया है, 9 जनवरी के सेकंड जो है पेपर में।
ठीक है, 2019 का 9 जनवरी का जो सेकंड पेपर था उसमें पूछा गया है। तो इसको देखते हैं। क्वेश्चन है कि लेट a इक्वल टू x बिलोंग्स टू r, x इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, डिफाइंड अ फंक्शन f a to r as fx इक्वल टू 2x अपॉन x माइनस 1 देन f इज। ठीक है, हमें a दे रखा है इसका डोमेन, और टू r जो है इसका कोडोमेन ऑल रियल नंबर है, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट सारे रियल नंबर इसके जो है कोडोमेन में है। और इसका जो डोमेन है, डोमेन जो है लेना है सारे रियल नंबर एक्सेप्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स को नहीं लेना है, लेकिन बाकी सारे रियल नंबर इसकी डोमेन में हैं। और एफ एक्स की वैल्यू जो दे रखा है वो है 2x अपॉन एक्स माइनस 1। तो हमें बताना था कि f कैसा फंक्शन होगा, इंजेक्टिव होगा, सर्जेक्टिव होगा। ये जो ऑप्शन दिए हुए थे, इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, नॉट इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव, नीदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। तो जेई का क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम जब भी आप क्वेश्चन करेंगे ऑप्शन बड़े ध्यान से चेक करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ऑप्शन मैच कर रहा है उसी को कर दिया, नीचे वाले ऑप्शन देखे ही नहीं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन इतना जो है टफ, उतना जो है थोड़ा बहुत इजी कर देता है, और ऑप्शन आप देखते हैं कि क्वेश्चन इजी है, आपका ऑप्शन आ गया, एक को ही टिक कर दिया, नीचे के ऑप्शन देखे ही नहीं है, तो दिक्कत हो सकता है। इसलिए कभी भी आपका आंसर आए तो सारे ऑप्शन को पढ़िए, सारे ऑप्शन में से जो आपको बेस्ट लगे उसको टिक करिए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं 6 क्वेश्चन नंबर का। क्वेश्चन नंबर 6 का है ए का जो वैल्यू दे रखा है, सेट ए जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। ए इक्वल टू दिया हुआ है x बिलोंग्स टू r, x इज नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर, यानी सारी रियल नंबर लेने हैं एक्सेप्ट हमें जीरो जो है पॉजिटिव इंटीजर नहीं लेने हैं। पॉजिटिव इंटीजर को छोड़ के सारी वैल्यूज ऑफ x जो है रियल नंबर से ले सकते हैं, सारे रियल नंबर लेने हैं लेकिन पॉजिटिव इंटीजर्स को नहीं लेना है। ए का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, फंक्शन है हमारा एफ ए टू आर, ये फंक्शन डिफाइन किया गया, आर मतलब सारे रियल नंबर। एफ एक्स की वैल्यू, जो फंक्शन की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए दे रखा है वो है 2x अपॉन एक्स माइनस 1। एफ एक्स की वैल्यू है 2x अपॉन एक्स माइनस 1। हमें f के बारे में बताना है, तो चलो इसको 1 1 चेक कर लेते हैं। जो हमारा बेसिक तरीका है उसी से एल्गोरिदम जो है उससे चेक करते हैं। तो हम 1 1 चेक करने के लिए क्या करते हैं, दो वेरिएबल लेते हैं x1 और x2, जिन पे हम उनकी इमेजेस बराबर कर देते हैं, यानी fx1 fx2 के बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने fx1 की वैल्यू fx2 बराबर कर दिया। अब fx1 की वैल्यू इस फंक्शन से निकालेंगे तो ये आ जाएगी 2x1 डिवाइडेड बाई x1 माइनस 1। और अगर हम इससे जो है fx2 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा fx2 डिवाइडेड बाई x2 माइनस 1। दोनों को सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा मिल जाएगा, 2x1 x2 2x1 x2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा माइनस 2x1 इक्वल टू माइनस 2x2, माइनस 2 से माइनस 2 कट जाएगा और मिल जाएगा x1 इक्वल टू x2। तो अगर fx1 इक्वल टू fx2 करने पे हमारा जो है x1 इक्वल टू x2 आता है, तो ऐसा किस फंक्शन के साथ होता है, ऐसा इंजेक्टिव फंक्शन के साथ होता है। दैट मीन्स fx1 इक्वल टू fx2 करने पे x1 इक्वल टू x2 आ गया, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ से एक तो चीज मिल गया कि फंक्शन जो है fx इंजेक्टिव है। ऑन टू के लिए चेक करते हैं कि ऑन टू होगा कि इनटू होगा। ठीक है, तो फंक्शन दे रखा है fx इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाई x माइनस 1। जो a की वैल्यूज है वो है r माइनस 1 2 3 4, इनको नहीं लेना है, ये जो वैल्यूज दी हुई हैं 1 2 3 4 5 6 अप टू जो भी इंटीजर होंगे आगे, ये इंटीजर्स नहीं लेने हैं, लेकिन सारे उसके बाद के सारे रियल नंबर लेने हैं, सब सारे रियल नंबर ले सकते हैं एक्सेप्ट दिस सेट। ओके, तो ये a की वैल्यू है। अब कैसे निकालते थे ऑन टू किसी फंक्शन को, तो ऑन टू निकालने के लिए हम जो fx होता था उसके प्लेस पे y लिख देते थे, और उसको जो है x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालते थे। ठीक है, तो fx की जगह पे y लिख दिया और यहाँ पे fx की वैल्यू 2x डिवाइडेड बाई x माइनस 1। अब यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन मिल जाएगी। यहाँ से जो है हमने 2x को इधर भेज दिया और x की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ y। तो यहाँ से x की वैल्यू जो y के टर्म्स में मिली है वो है x इक्वल टू y डिवाइडेड बाई y माइनस 2। x की वैल्यू निकली इन टर्म्स ऑफ y डिवाइडेड बाई y माइनस 2। तो ऑन टू चेक करने के लिए हम लोग जो भी फंक्शन आता है वहां पे y की वैल्यूज किससे पुट करते हैं, y की वैल्यूज को डोमेन से पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या x की वैल्यूज भी जो उसका डोमेन दे रखा है उसी में से आ रही हैं। अगर y में कोई ऐसी एक वैल्यू भी मिल जाती है जिसके लिए x की वैल्यू उसके डोमेन से बाहर चली जाती है, तो वो फंक्शन क्या हो जाता है, इनटू फंक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं जो है इसकी y की वैल्यू, क्योंकि इस फंक्शन के लिए इसका कोडोमेन कितना है r, सारी रियल नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इस फंक्शन के लिए y इक्वल टू 4 पुट करूँ, अगर यहाँ पे इस इक्वेशन में y इक्वल टू 4 पुट करूं तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 4 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 2। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू 2 मिल रही है किसके लिए, y इक्वल टू 4, क्योंकि 4 तो ले सकते हैं ना, 4 बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। तो 4 पुट करने पे 4 तो मैंने इसके कोडोमेन से लिया, लेकिन x जो आ रहा है, x की वैल्यू 2 आ रही है, और ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है कि फंक्शन में 2 नहीं ले सकते, 1 2 3 4 5 ये वैल्यूज नहीं ले सकते, इसकी डोमेन में ही नहीं है।
तो यहाँ से मतलब यह है कि y मैं कोडोमेन से ले रहा हूँ लेकिन x जो है उसके डोमेन से नहीं आ रहा है। तो ऐसा किस फंक्शन के साथ होता है? ऐसा इनटू फंक्शन के साथ होता है, ठीक है। इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, इनटू होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। ऑन टू का दूसरा नाम सर्जेक्टिव होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट था इस क्वेश्चन के लिए, इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन था वो पूछा गया था 2019 में और 11 जनवरी का पेपर सेकंड में पूछा गया था, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या था। क्वेश्चन था द नंबर ऑफ फंक्शंस f फ्रॉम द नंबर ऑफ फंक्शंस f फ्रॉम 1 to 3 डॉट 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 20, 1 से लेकर 20 तक के सारे इंटीजर्स का सेट दिया रखा है ऑन टू 1 2 3 up to 20 such that fk is a multiple of 3 whenever k is a multiple of 4 is ओके। तो हमें नंबर ऑफ फंक्शंस बताने थे इस क्वेश्चन में कि कितने ऐसे फंक्शन बनेंगे इस सेट के साथ, यानी कि 1 से 20 के इंटीजर्स का सेट जो दिया हुआ है उसका उसी के साथ ऐसे कितने ऑन टू फंक्शन बनेंगे जब हम k का वैल्यू 4 मल्टीपल ऑफ 4 पुट करेंगे तो हमें fk का जो वैल्यू मिलेगा मल्टीपल ऑफ 3 मिलेगा, ठीक है। ये कंडीशन दे रखी है बेसिकली, fk का जो है fk जो हो 3 का मल्टीपल हो अगर k जो है 4 का मल्टीपल है, तो ये कंडीशन है। उस फंक्शन में हमें ये कंडीशंस भी देखनी है कि k की वैल्यू 4 का मल्टीपल लेना है और fk जिसके लिए 3 का मल्टीपल आना चाहिए। तो ऐसे कितने ऑन टू फंक्शंस बनेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर कुछ जो है फैक्टोरियल फॉर्म में दिया हुआ है, पहले से देख लेते हैं ताकि हम सॉल्व ना करना पड़े, फैक्टोरियल की वैल्यूज ना सॉल्व करने लग जाए। तो फैक्टोरियल के फॉर्म में आया, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमने सबसे पहले सेट ए ले लिया। सेट ए में जो है 1 2 3 अप टू 20 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, तो इधर मैंने इसको एक एरो डायग्राम में जो है इसको सर्कल में लिख लिया। बी जो है ए के बराबर ही है, 1 से 20 तक के नंबर, सारे नंबर्स मैंने यहाँ पे लिख लिया, बी की वैल्यूज भी। अब देखो k जो है कंडीशन जो दे रखा है k 4 का मल्टीपल होगा तो fk 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो k की क्या वैल्यूज जो है 4 क्या वैल्यूज जो हो सकती हैं जो 4 की मल्टीपल हैं, तो k की ये वैल्यूज जो है 4 की मल्टीपल्स हैं, 4 8 12 16 20, 1 से लेकर 20 तक k की ऐसी अगर वैल्यूज लोगे 4 8 12 16 20 तो वो 4 का मल्टीपल हो जाएगा। उसके लिए आंसर fk क्या आना चाहिए? उसके लिए आंसर भी 3 का मल्टीपल आना चाहिए, यानी 3 6 9 12 15 18 ये आंसर आने चाहिए। इनसे जाके वो रिलेशन में होना चाहिए, उन्हीं से कनेक्ट होना चाहिए एरो, ठीक है। यानी ये अगर वैल्यूज k की वैल्यूज ये ले रहे हो तो इनका एरो जो है इन वैल्यूज से जाके मिलना चाहिए और कहीं भी अभी नहीं, बाकी किसी वैल्यू से नहीं मिलना चाहिए क्योंकि कंडीशन फिर फेल हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल k की वैल्यूज यहां से लेनी है, fk की वैल्यू इनमें से मिलानी है, बाकी जो वैल्यूज हैं वो किसी भी एलिमेंट से जाके मिल सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको सोचो, मैंने जो फॉर्मूला लास्ट में डेराइव करवाया था उस फॉर्मूले का भी डायरेक्ट यूज करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और अगर समझ के लिखना है तो समझ के लिखते हैं इसको। हमारे पास यहाँ पे fk में कितने एलिमेंट्स हैं? fk में एलिमेंट्स हैं टोटल 1 2 3 4 5 6, टोटल fk में हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं और k में टोटल वैल्यूज कितनी है? 5 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे 6 एलिमेंट और यहाँ पे 5 एलिमेंट्स, तो इनको ऐसे सोच सकते हो कि हमारे पास इधर बी में 5 वैकेंट प्लेसेस हैं और इधर हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट हैं। इन 6 जो है इन 6 प्लेसेस को, वैकेंट प्लेसेस को 5 ऑब्जेक्ट से फिल करना है। तो टोटल कितने तरीके हो जाएंगे? तो 6C5 हो जाएगा सिलेक्शन, इन 6 में से 6 प्लेसेस में से 5 का सिलेक्शन हो गया। उसके बाद इन 5 को जो है कितने तरीके से जो है लिखा जा सकता है? अरेंजमेंट जो है 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट, 6 में से 5, ठीक है। तो ये मिलाना है तो ये हो जाएगा 6C5 इंटू 5 फैक्टोरियल, 6 प्लेसेस 5 एलिमेंट, ऐसे सोच सकते हैं ना। तो ये इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। या फिर जो लास्ट में मैंने कल फॉर्मूला डिराइव करवाया था, जो पिछले जो है लेक्चर में मैंने फॉर्मूला डिराइव करवाया था, उस फॉर्मूले का यूज करिए कि यहाँ पे बी में 6 एलिमेंट्स हैं जिनको हमें मिलाना है किससे? ए के 5 एलिमेंट्स है, तो 6 में से 5 से मिलाना है तो टोटल जो है वे जो आएंगे, टोटल वे पॉसिबल वे आ जाएंगे वो 6p5 हो जाएगा। 6p5 लास्ट में फॉर्मूला था, तो अगर उसमें डायरेक्ट वैल्यू रखोगे 6p5 और आंसर निकालोगे तो ये आ जाएगा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, यानी 6 फैक्टोरियल इसका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये भी 6 फैक्टोरियल के बराबर ही आएगा, ठीक है। तो हमारे जो ये k की वैल्यूज लेने पे f के इनके साथ जो है कनेक्शन में होना चाहिए, इनसे जाके एरो मिलना चाहिए, ऐसे पॉसिबल वेज हैं 6 फैक्टोरियल। अब ये तो इन वैल्यूज के लिए था, लेकिन क्या ए में इतने ही एलिमेंट हैं? बाकी के भी एलिमेंट है ना, इन 5 के अलावा 15 एलिमेंट्स इसमें बच रहे हैं।
तो 5 के अलावा जो 15 एलिमेंट्स हैं उनको कितने तरीके से जो है इनसे मिलाया जा सकता है बी के एलिमेंट से। तो ए के 15 एलिमेंट्स को बी के किसी भी एलिमेंट से कितने तरीके से मिलाया जा सकता है, फैक्टोरियल 15 तरीके से मिलाया जा सकता है, 15 फैक्टोरियल तरीके से मिलाया जा सकता है। ठीक है, बाकी बचे एलिमेंट्स को तो 15 एलिमेंट बचेंगे बाकी, और इधर जो है कहीं पे भी मिल सकता है वो जाके एलिमेंट्स। ठीक है, तो ऐसा 15 फैक्टोरियल वेज हो जाएंगे। और क्योंकि ऑन टू फंक्शन होना है, टोटल ऑन टू फंक्शंस क्या हो जाएंगे, पहले इनके लिए कितना होना चाहिए 6 फैक्टोरियल, और बाकी के बचे के लिए बाकी बचे एलिमेंट्स के लिए 15 फैक्टोरियल। तो टोटल जो है ऑन टू फंक्शंस हो जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए 6 फैक्टोरियल इंटू 15 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 15 फैक्टोरियल। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो 2019 में पूछे गए थे। ठीक है, आई होप आपको जो है इसका सॉल्यूशन समझ आया होगा, और अगर समझ में आया है तो इसको वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और ऐसे वीडियोस के लिए जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है और मैं जो है क्वेश्चंस शुरू करूं डालूं इसमें, तो जो है आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए या फिर आपको आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।